मन में अनगिनत सपने थे। लाल जोड़े में सजी, श्रृंगार से दमकती, वो अपनी सुहाग रात का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। नई दुनिया, नया जीवन साथी और अनकही भावनाओं से भरी एक सुनहरी रात। कमरे में हल्की रोशनी थी, फूलों की महक हवा में घुली थी और उसका दिल उमंग से भरा था। लेकिन दरवाजे की हल्की आहट ने उसकी दुनिया ही बदल दी। दरवाजा खुला और अंदर उसके पति की जगह उसका ससुर खड़ा था। सिया का चेहरा सहम गया, पैर पीछे हटने लगे, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। ससुर की आंखों में अजीब सी कठोरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हमारे घर में यही परंपरा है। सुहाग रात की पहली रात घर का मुखिया शुरुआत करता है, फिर दूसरे दिन से पति का अधिकार होता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सपने, उसकी इच्छाएं सब चकनाचूर हो रहे थे। ये कैसा अन्याय था, ये कैसी परंपरा। उसका मन चीखना चाहता था, भाग जाना चाहता था, लेकिन शादी का माहौल अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि शेखर और स्नेहा की सुहागरात की चर्चा पूरे परिवार में होने लगी। नई नई शादी थी, रिश्तेदारों का मजमा अभी भी घर में लगा हुआ था। घर की औरतें रसद लेकर आई थीं कि बहू को कौन कौन से संस्कार समझाने हैं, और लड़के के दोस्त मजाक बनाने में पीछे नहीं थे। लेकिन इन सब से बेखबर शेखर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि रात कैसी होगी। स्नेहा के मन में भी कई तरह की उलझनें चल रही थीं। नई जगह, नया परिवार और सबसे बड़ी बात, एक नया व्यक्ति जिसके साथ उसे अब पूरी जिंदगी बितानी थी। उसकी सहेलियों ने बहुत सारी बातें बताई थीं, कुछ रोमांचक, कुछ डरावनी। लेकिन असली अनुभव कैसा होगा, यह सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। धीरे धीरे मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए और अब समय था स्नेहा को दुल्हन के कमरे में भेजने का। परिवार की औरतें उसे सजाने में लगी थीं। गहरा लाल लहंगा, भारी जेवर और चेहरे पर हल्की घबराहट। चलो बहू, अब जाओ अपने पिया के पास, किसी बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा। कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी थी, इत्र की भीनी भीनी खुशबू माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। शेखर पहले ही अंदर था, घबराया हुआ मगर उत्सुक। दरवाजा हल्के से खुला और स्नेहा अंदर आई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। शेखर ने हिम्मत करके कहा, आओ स्नेहा, बैठो ना। स्नेहा चुपचाप पलंग के किनारे बैठ गई। कमरे में कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई। दोनों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। शेखर चौंका। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह उठा और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे वहम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में कोई और मौजूद था। शेखर को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरा आधा ढका हुआ। तुम कौन हो? शेखर की आवाज कांप गई। स्नेहा भी डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि उस आदमी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। अगर कोई आवाज निकाली तो अंजाम बुरा होगा। उस अजनबी की आवाज ठंडी और सख्त थी। कमरे में सन्नाटा था। दीवारों पर लगी मध्यम रोशनी वाली लाइट्स, महकते फूलों की सजावट और बेड पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां इस बात की गवाह थीं कि यह एक नवविवाहित जोड़े की सुहागरात थी। लेकिन इस कमरे में जो घट रहा था वह सामान्य नहीं था। स्नेहा ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी सुहागरात कुछ इस तरह से शुरू होगी। जब उसने घर की दहलीज पर कदम रखा था,
तब उसने सोचा था कि आज की रात उसके जीवन की सबसे यादगार रात होगी। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला और किसी के आने की आहट हुई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शेखर आ गया होगा, परंतु जब उसने नजर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति शेखर नहीं बल्कि उसके ससुर महेंद्र प्रताप थे। उम्र लगभग 50 के आसपास, तेज नजरें और चेहरे पर गंभीरता। उनकी उपस्थिति ने कमरे की सारी रोमांटिकता को जैसे निगल लिया था। स्नेहा घबराकर खड़ी हो गई। आप बाबा, आप? महेंद्र प्रताप कमरे के अंदर आ चुके थे और दरवाजा उन्होंने धीरे से बंद कर दिया था। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो स्नेहा को बेचैन कर रही थी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बहू? महेंद्र प्रताप ने धीमे मगर ठोस आवाज में पूछा। स्नेहा की सांसें तेज हो गईं। जी नहीं, लेकिन इतनी रात को? महेंद्र प्रताप उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाए। उनकी आंखें सीधे स्नेहा के चेहरे पर टिकी थीं। आज की रात बहुत खास है स्नेहा। यह सिर्फ तुम्हारी सुहागरात नहीं बल्कि इस घर की एक परंपरा भी है, उन्होंने कहा। स्नेहा को उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वह और भी ज्यादा असहज हो गई। कैसी परंपरा? उसने हिम्मत करके पूछा। महेंद्र प्रताप अब बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। इस घर में बहू के साथ पहली रात पति नहीं बल्कि ससुर बिताता है, उन्होंने कहा। और यह सुनते ही स्नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। स्नेहा को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या कह रहे हैं आप? महेंद्र प्रताप ने एक लंबी सांस ली और कमरे में टहलने लगे। हमारे परिवार की परंपरा रही है कि नई बहू को पहले परिवार के मुखिया को स्वीकार करना होता है, फिर पति को। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस घर की हर बहू ने इसे निभाया है, उन्होंने कहा। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। नहीं, यह गलत है, यह परंपरा नहीं, पाप है, वह लगभग चिल्ला पड़ी। महेंद्र प्रताप के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, स्नेहा, जब तुमने इस घर में कदम रखा था तभी तुमने इस परिवार की परंपराओं को अपनाने की हामी भरी थी। तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो और तुम्हें इस परंपरा का पालन करना ही होगा। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। शेखर कहाँ है? वह जानता है इस बारे में? महेंद्र प्रताप मुस्कुराए। हाँ, जानता है, और इस घर में किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं होती। स्नेहा का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे लगने लगा कि वह किसी भयानक जाल में फंस गई है। मुझे यहां से जाना होगा, यह विचार उसके दिमाग में आया। उसने धीरे से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन महेंद्र प्रताप को उसकी हर हरकत का अंदाजा था। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर उसे घूरा। तुम कहीं नहीं जा सकती स्नेहा, उन्होंने कहा। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन महेंद्र प्रताप उससे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। ये बचपना मत करो, उनकी आवाज सख्त हो गई। स्नेहा रोने लगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं शेखर से बात करना चाहती हूं। महेंद्र प्रताप ने एक गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम चाहो तो शेखर से बाद में बात कर सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें परंपरा का पालन करना होगा। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं नहीं, वह बड़बड़ाने लगी, लेकिन महेंद्र प्रताप की आंखों में कोई दया नहीं थी। स्नेहा की आंखों में डर था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी।
वह इस घर में आई थी यह सोचकर कि यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय होगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। महेंद्र प्रताप ने जो कहा था वह सुनकर उसकी आत्मा कांप उठी थी। इस घर में सुहागरात की रात पति नहीं बल्कि ससुर बहू के साथ रहता है। यह हमारी परंपरा है। स्नेहा कांपते हुए बोली। ये कैसी परंपरा है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। महेंद्र प्रताप ने एक गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोले, यह परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। यह कोई साधारण रस्म नहीं बल्कि हमारे कुल की पवित्र परंपरा है। लेकिन यह घोर अन्याय है। स्नेहा की आवाज अब भीग चुकी थी। शेखर को भी यह पता है? हाँ, महेंद्र प्रताप ने जवाब दिया। इस घर की हर संतान को इसकी जानकारी होती है। इस घर की हर बहू ने इस परंपरा को निभाया है। तुम्हारी सास ने भी और उससे पहले उनकी सास ने भी। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई घर हो सकता है जहां इस तरह की घिनौनी रस्में निभाई जाती हैं। महेंद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में समझाना शुरू किया। हमारा परिवार वर्षों से इस परंपरा को मानता आ रहा है। राजा महाराजाओं के जमाने से ही कुल का मुखिया तय करता था कि परिवार में कौन सी स्त्री योग्य है और कौन सी नहीं। बहू को पहले मुखिया के द्वारा स्वीकार किया जाता था। आशी तभी बाशिये वह इस घर का असली हिस्सा बन पाती थी। यह सिर्फ हमारे कुल की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। स्नेहा अविश्वास से उनकी ओर देख रही थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो जबरदस्ती है। महेंद्र प्रताप उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, यह हमारे घर की रीति है। स्नेहा, अगर तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें इसे मानना होगा, वरना। स्नेहा का दिमाग घूमने लगा। वह समझ चुकी थी कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा था और उसे किसी भी हाल में यहां से निकलना था। उसने बहाने से कहा, मुझे पानी चाहिए। महेंद्र प्रताप हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्होंने उसकी योजना को भांप लिया हो। पानी वहीं टेबल पर रखा है। स्नेहा ने पानी उठाने के बहाने टेबल से एक भारी कैंडल स्टैंड उठा लिया और पूरी ताकत से महेंद्र प्रताप के सिर पर दे मारा। महेंद्र प्रताप लड़खड़ा गए और उनके सिर से खून बहने लगा। यह मौका देखकर स्नेहा तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने शेखर खड़ा था। स्नेहा की आंखें चमक उठीं। शेखर, तुम आ गए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इस घर की परंपरा। लेकिन वह बोलते बोलते रुक गई। शेखर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था। स्नेहा, मुझे सब पता है, शेखर ने शांत स्वर में कहा। बाबा जो कह रहे हैं वह सच है। ये परंपरा है और इसे निभाना ही होगा। स्नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। तो तुम भी? शेखर ने कंधे उचकाए। इसमें गलत क्या है? मां ने भी यह परंपरा निभाई थी और आज तुम बारी है। स्नेहा को अब साफ हो गया था कि यह पूरा घर किसी अजीब और भयावह रस्म का हिस्सा था। स्नेहा ने कांपते हुए पूछा, अगर किसी ने मना किया तो? शेखर की मुस्कान गायब हो गई। महेंद्र प्रताप, जो अब तक दर्द से कराह रहे थे, धीरे से बोले, कोई मना नहीं करता बहू, और जिसने भी करने की कोशिश की वह इस घर में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। स्नेहा को अब लगने लगा कि उसे जल्द से जल्द यहां से भागना होगा, नहीं तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा बाकी बहुओं का हुआ था। स्नेहा की आंखों में अब डर की जगह गुस्सा था। अब तक वह हैरान थी, घबराई हुई थी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि यह घर सिर्फ दिखावे के लिए सम्मानित परिवार था। असल में इसके भीतर एक गंदा और घिनौना सच छिपा था। शेखर और उसके पिता महेंद्र प्रताप ने उसे इस परिवार की तथाकथित
परंपरा के नाम पर एक ऐसी रस्म निभाने के लिए मजबूर करना चाहा जो न केवल अमानवीय थी बल्कि उसकी आत्मा को भी छलनी करने वाली थी। लेकिन अब स्नेहा चुप रहने वालों में से नहीं थी। महेंद्र प्रताप अब भी घायल थे, उनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही घमंड भरी चमक थी। शेखर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, स्नेहा, यह लड़ाई बेकार है। जितना जल्दी इसे स्वीकार करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हर बहू ने इस परंपरा को अपनाया है, तुम्हें भी इसे मानना ही होगा। स्नेहा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। हर बहू ने मानी होगी क्योंकि शायद उन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं था, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूं जो तुम्हारी इस घिनौनी परंपरा के आगे सिर झुका दूं। महेंद्र प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम इसे नहीं मानोगी तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और यह मत भूलना कि तुम्हारे मायके वालों की इज्जत भी दांव पर लग सकती है। स्नेहा जोर से हंसी, मगर यह हंसी व्यंग्य से भरी थी। वाह, धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। मैं जानती हूं कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम लोगों ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी, लेकिन अब नहीं, अब यह सब खत्म होगा। स्नेहा का विद्रोह देखकर शेखर और महेंद्र प्रताप दोनों थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई बहू इस तरह से खुलकर विरोध करेगी। इसी बीच कमरे के बाहर हलचल हुई। स्नेहा ने देखा कि कुछ औरतें दरवाजे के पास खड़ी थीं, उसकी सास, ननद और घर की कुछ और बहुएं। तुम सब भी इस सच्चाई को जानती थीं? स्नेहा ने चीख कर पूछा। उसकी सास ने उदास निगाहों से देखा और धीरे से सिर झुका लिया। हां, हम जानती हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। हम सब ने इसे झेला है। तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? स्नेहा ने गुस्से में कहा। एक और बहू बोली, हम कर भी क्या सकते थे? जब हम आई थीं तब हमें भी यही कहा गया था, या तो इसे मान लो या फिर इस घर से निकाल दिए जाओ। हम में हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुम में है। स्नेहा को अब समझ आ रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, ये इस घर की हर उस औरत की लड़ाई थी जो कभी इस जुल्म का शिकार हुई थी। स्नेहा ने जोर से कहा, अगर मैं आज झुक गई तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो इस गंदे रिवाज को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर घर की औरतों की आंखों में भी उम्मीद की किरण जागी। महेंद्र प्रताप ने गुस्से से कहा, अगर तुम सब बगावत होगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। स्नेहा ने ठोस आवाज में कहा, नहीं बाबा, अब अंजाम तुम्हारा बुरा होगा। स्नेहा ने कमरे में रखा मोबाइल उठाया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैं स्नेहा त्रिपाठी बोल रही हूं। मेरे ससुराल में मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। कृपया तुरंत यहां आएं। महेंद्र प्रताप और शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी स्नेहा, शेखर चिल्लाया। स्नेहा ने आंखों में आंसू भरकर मगर दृढ़ आवाज में कहा, गलती तो तब होती जब मैं चुप रहती। अब इस घर में यह गंदगी नहीं चलेगी। दरवाजे के बाहर खड़ी औरतें भी अब एकजुट हो चुकी थीं। स्नेहा ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। स्नेहा के हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या पुलिस समय पर पहुंचेगी? क्या वह इस खौफनाक घर से बाहर निकल पाएगी, या फिर इसी दहलीज के अंदर उसकी आत्मा कैद होकर रह जाएगी? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने स्नेहा, महेंद्र प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, अगर इस घर की इज्जत इंसानियत से बढ़कर है तो मैं इस इज्जत को छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी घर की एक बुजुर्ग महिला, शेखर की दादी, आगे आईं और उन्होंने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, पुलिस को बुलाने से कुछ नहीं होगा बहू। हम सब मिलकर गवाही देंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे मायके में कौन है जो तुम्हें सहारा देगा?
क्या तुम्हारे माता पिता समाज में हमारी खिलाफत कर पाएंगे? स्नेहा का दिल धक से रह गया। उसे अचानक याद आया कि जब उसकी शादी हुई थी तब उसके पिता ने बड़े गर्व से कहा था, अब तुम इसी घर की जिम्मेदारी हो बेटी। अब तुम्हारी हर खुशी गम का फैसला तुम्हारा ससुराल करेगा। क्या उसके पिता सच में उसके साथ खड़े होंगे या फिर वे भी समाज के डर से इसे उसकी ही गलती मान लेंगे? शेखर ने मौका देखकर बोलना शुरू किया, देखो स्नेहा, अगर तुम पुलिस को वापस बुला लो और चुपचाप हमारी परंपरा को मान लो तो सब कुछ सही तरीके से निपट सकता है, वरना तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा नाम भी बदनाम कर दिया जाएगा। स्नेहा ने नजरों में गुस्सा भरकर कहा, नाम बदनाम करने की धमकी मत दो, सच की जीत होगी। पुलिस आई, लेकिन 5 मिनट बाद दरवाजे पर पुलिस आ चुकी थी। स्नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसकी सांस अटक गई। महेंद्र प्रताप के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह पुलिस अधिकारी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह कोई करीबी मित्र हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए देखिए तो हमारी नई बहू कैसी उलझुल बातें कर रही है। इंस्पेक्टर ने स्नेहा की ओर देखा। क्या मामला है? स्नेहा ने कांपते हुए कहा, ये लोग मुझसे जबरदस्ती एक गलत परंपरा मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनी, फिर महेंद्र प्रताप की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बहू जी, आप अभी नई हैं, शायद घर की परंपराएं समझ नहीं पाई। ठाकुर साहब इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, उन पर इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। स्नेहा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो आप इनकी साइड ले रहे हैं? उसकी आवाज कांपने लगी। इंस्पेक्टर ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और कहा, अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताइए, वरना झूठे आरोप लगाने का मामला भी दर्ज हो सकता है। स्नेहा ने चारों तरफ देखा, कोई उसके समर्थन में नहीं था। बाकी औरतें अब चुप थीं। शेखर के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी और महेंद्र प्रताप का चेहरा हमेशा की तरह शांत। उसे समझ आ गया कि इस घर के खिलाफ लड़ना आसान नहीं था। इस समाज में ताकतवर लोग हमेशा सही होते हैं और कमजोरों की आवाज दबा दी जाती है। आखिरकार स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह हार चुकी थी। स्नेहा का दिल डूब चुका था। उसके सामने पुलिस थी, लेकिन न्याय कहीं नहीं था। महेंद्र प्रताप की सत्ता इस घर के हर कोने में फैली थी और अब उसे यह समझ आ गया था कि वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं उठता था। पुलिस की बात सुनकर स्नेहा के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने आंखों में आंसू लिए ही सही, मगर एक मजबूती भरी आवाज में कहा, ठीक है, अगर आप इस मामले को गंभीरता से नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। महेंद्र प्रताप और शेखर की मुस्कान हल्की पड़ गई। तुम और क्या करोगी स्नेहा? शेखर ने व्यंग्य से पूछा। स्नेहा ने जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो जी, मैं महिला आयोग से बात करना चाहती हूँ। महिला आयोग? महेंद्र प्रताप का चेहरा पहली बार थोड़ा फीका पड़ा। स्नेहा ने विस्तार से फोन पर अपनी आपबीती सुनाई। कुछ ही देर में महिला आयोग की टीम और एक महिला पुलिस अधिकारी घर के दरवाजे पर आ गईं। हमें सूचना मिली है कि इस घर में एक बहू के साथ अन्याय किया जा रहा है, टीम की प्रमुख सीमा यादव ने कहा। महेंद्र प्रताप ने तुरंत स्वर बदला। अरे नहीं नहीं, ये तो बस एक गलतफहमी है। हमारी बहू नई है, इसलिए थोड़ा घबरा गई थी। हमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, सीमा यादव ने कठोर निगाहों से कहा। बहू खुद शिकायत कर रही है और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अब महेंद्र प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। इसी बीच घर की बाकी बहुएं भी एक एक कर बाहर आ गईं। पहले वे चुप थीं, लेकिन अब स्नेहा के साहस ने उन्हें हिम्मत दी थी। सास ने धीरे से कहा,
मैं सच कहूं तो इस घर में ये परंपरा सच में निभाई जाती है। मुझे भी इसके लिए मजबूर किया गया था। बाकी औरतें भी हिम्मत जुटाने लगीं। हाँ, ये सच है, हमने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि हम डरते थे। महिला आयोग की टीम का चेहरा सख्त हो गया। आप समझ रहे हैं ठाकुर साहब? सीमा यादव ने कठोर लहजे में कहा। अगर बहू की शिकायत सही साबित हुई तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ शोषण करने वालों को बख्शा नहीं जाता। महिला पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, आपको चेतावनी दी जाती है। अगर दोबारा ऐसी कोई शिकायत आई तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और स्नेहा जी, अगर आप चाहें तो हम आपकी सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। स्नेहा ने राहत की सांस ली। महेंद्र प्रताप का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। शेखर ने भी गुस्से में मुंह फेर लिया। आप लोग जा सकते हैं, महेंद्र प्रताप ने हार मानते हुए कहा। स्नेहा जानती थी कि यह पूरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसने पहला कदम जीत लिया था। उसने अपना सामान उठाया और घर छोड़ने का फैसला किया। तुम जा रही हो? शेखर ने दांत पीसते हुए कहा। स्नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और अब मैं कभी नहीं लौटूंगी, क्योंकि जहां सम्मान न हो वहां एक औरत को नहीं रहना चाहिए। वह दरवाजे से बाहर निकल गई, आजाद और विजयी।